बच्चों इसका नाम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसकी कवरेज है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27। तो जैसे सेक्शन वाइज हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, रेजिडेंशियल स्टेटस किया, सेक्शन की इस सीरीज में ये है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27। और जैसे हम लोगों ने सैलरी में पढ़ा था, उसका क्या बेसिस ऑफ चार्ज, एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में भी सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 15 में। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का भी हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ चार्ज, जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22 में। यार बातें क्यों हो रही है इतनी, क्या बात है? बेसिस ऑफ चार्ज, under this write down the process of computation of income under the head income from house property starts with the determination of annual value of the property and the method is laid down in section number 23। कह रहा है जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का प्रोसेस है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, या हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है हम लोग स्टार्ट करते हैं एनुअल वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एनुअल वैल्यू। हम लोग निकालते हैं साल की वैल्यू, ठीक है। चलो ये बात तो समझते हो, हाउस प्रॉपर्टी का ये जो चैप्टर है वो किस बारे में बात करता है, जब प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट करते हैं। क्या करते हैं? लेट आउट। तो साल का जो रेंटल इनकम होगा हम उसी को बोलते हैं एनुअल वैल्यू। साल का रेंटल इनकम इज एनुअल वैल्यू, और वो एनुअल वैल्यू से हमारी इनकम कैलकुलेशन स्टार्ट होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो कि मेथड कहाँ दे रखा है? सेक्शन 23 में, कि उसका मेथड क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सब बातें कहाँ लिख रखी है? सेक्शन नंबर 23 में। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising of building and land connected
there too of which assessee is owner is chargeable to tax under the head income from house property. सो अगर ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़ा जाए, ये सेक्शन नंबर 22 का बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन बोलता है, कह रहा है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट कंप्राइज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग होनी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की नहीं। सिर्फ प्रॉपर्टी मतलब लैंड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी तो लैंड भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। लैंड को रेंट पे दे तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी? नहीं, कहां जाएगी? कहां जाना चाहिए? अदर सोर्सेस। कोई और हेड तो है नहीं, दिमाग चलाया कर भाई, समझ गई। लैंड को रेंट पे दिया तो कौन से हेड में जाना चाहिए? अदर सोर्सेस। सैलरी तो हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकता। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी तभी होगा जब हाउस होगा। हाउस मतलब बिल्डिंग। पीजीबीपी हो नहीं सकता, पीजीबीपी हो सकता है अगर मैं ये काम करता हूं तो। क्या? लैंड खरीदा, किराए पे दिया, यही अगर मेरा काम है तो क्या हो सकता है? ये मेरा पीजीबीपी। अच्छा, कैपिटल गेन हो नहीं सकता। कैपिटल गेन क्या होता है? खरीद कर बेचना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और अदर सोर्सेज, एक ही तो हेड बचा, अदर सोर्सेज। तो अगर सिर्फ लैंड किराए पर दी तो अदर सोर्सेज में जाएगी, या फिर पीजीबीपी अगर मैं बिजनेस करता हूं तो। सो बिल्डिंग होनी जरूरी है। बेसिकली क्या होना जरूरी है? बिल्डिंग, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना है। इसके अलावा असेसी क्या होना चाहिए? मालिक। अगर असेसी मालिक नहीं है, असेसी खुद किराए पर ले रहा है प्रॉपर्टी, आगे किराए पर दे रहा है, तो बताओ। बताओ, दिमाग लगाओ। असेसी ने खुद किराए पर ली प्रॉपर्टी, आगे किराए पर दे दी, पीजीबीपी जरूरी है? पीजीबीपी भी हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। यस और नो? क्योंकि अगर ओनर होगे तो ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल होगा, वरना आपको टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्यों होगा? सो ये दो कंडीशंस आपको याद रहेंगी। सेक्शन नंबर 22 बोलता है, ये क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 22, बिल्डिंग होनी जरूरी है और ओनर होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। राइट डाउन एक्सेप्शंस। Annual value of following property, sorry, चलो देखो, annual value of following property is chargeable under the head PGBP। कह रहा है ये जो केस मैं बताने वाला हूं इसके अंदर ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। दो केसेस हैं। पहला, व्हेन द पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी occupied by assessee for the purpose of business or profession carried on by him when the portion of the property occupied by assessee for the purpose of business or profession carried on by him। अगर आप की प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है
किसके लिए यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए। तो वो हिस्सा कहाँ, उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी। उसका हिस्सा टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी ना होगी। सो व्हेन द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो ये इनकम कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में। भाई अगर मैं बिजनेस करता हूँ फॉर एग्जांपल इस एक प्रॉपर्टी के एक हिस्से से, कोई फ्लोर से, तो ऐसे केस में वो जो प्रॉपर्टी से जो भी मेरा खर्चा होगा, जो भी, तो मैं P&L अकाउंट पे डाल रहा हूँ ना, हाँ या ना? मैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मेरी इनकम होगी वो मैं कहाँ डाल रहा हूँ? अपने P&L अकाउंट में। अगर मैं उसमें बिजनेस करता हूँ तो भाई मान लो आपके पास 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आपने दुकान खोली हुई है, तो दुकान खोली है, दुकान का क्या बनेगा? P&L अकाउंट। तो उस दुकान, उस प्रॉपर्टी का जो डिप्रिसिएशन है उसमें से 1/3, मतलब अगर 3 फ्लोर है तो 1/3 डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में, हाँ या ना? डेबिट साइड पर। लगा पा रहे हो दिमाग या नहीं लग पा रहा ये दिमाग? तो प्रॉपर्टी का जो डिप्रिसिएशन है कहाँ लगेगा? P&L अकाउंट में, डेबिट साइड पर। पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स है म्युनिसिपल टैक्स, 1/3 कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में। पूरी प्रॉपर्टी का लोन लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट है, 1/3 कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये सब कैलकुलेशन पीजीबीपी में होगा, इसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, where the properties of assessee is engaged in the business of तो कहता है या तो आप काम ही क्या करते हो? हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने का। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने का काम करते हो तो वो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अगर आपका काम ही यही है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, किराए पर देते हो, अगर आपका यही काम है तो वो इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी में। क्या मेरी बात समझ में आई? हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी कौन से केसेस हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे। पहला, अगर आपका उसका प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। नंबर 2, अगर प्रॉपर्टी को किराए पर देने का आपका काम है तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है, तो ये दोनों ही इनकम कहां जाएंगी? पीजीबीपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए लिखते हैं, राइट डाउन, कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। कंडीशन नंबर 1, when नहीं, कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी should consist of building और लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग होनी जरूरी है, ये मतलब समझ में आया? बिल्डिंग होनी जरूरी है। अगर बिल्डिंग नहीं तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जा ही नहीं सकती। नोट लिखते हैं, रेंट ऑफ वेकेंट लैंड is chargeable under the head other sources or PGBP whichever the case may be। तो बिल्डिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं है,
सिर्फ वेकेंट लैंड है, तो या तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा या वो पीजीबीपी में जाएगा। पीजीबीपी में कब जाएगा? जब मेरा यही काम है, बोलो हाँ या ना। और अगर मेरा काम नहीं है तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 2, assessee must be owner of the हाउस प्रॉपर्टी। असेसी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी का मालिक होगा तो ही उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, वरना वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी। तो मालिक होना जरूरी है। और इसके ऊपर एक नोट लिखते हैं, इफ let out property has been sublet to any person, then such subletting income shall be chargeable under the head other sources। और पीजीबीपी whichever the case may be। बताओ ये बात समझ में आती है? अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, आप खुद प्रॉपर्टी किराए पर लेते हो और आगे किराए पर दे देते हो, तो या तो ये रिसीट जो सब लेटिंग रिसीट है, या तो ये अदर सोर्सेज में जाएगी या फिर पीजीबीपी। अगर आपका ये काम है, मेरी बात समझ में आई? अगर आप किराए पर लेकर किराए पर देते हो तो ये आपका काम है, तो पीजीबीपी नहीं है तो अदर सोर्सेज, पर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 3, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, असेसी should not use the property for his own business और प्रोफेशन। ये बात सिंपली कहती है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक तो हो, पर आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन कहां जानी है? पीजीबीपी में। तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी की 3 शर्तें हैं। पहली, आप ओनर होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और तीसरी कि आपको बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं करना। अगर आपकी ये तीनों शर्तें पूरी होती है तब जाके इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर से बोलते हैं, 3 कंडीशंस कौन सी हैं? पहला, बिल्डिंग होनी चाहिए। नंबर 2, ओनर होना चाहिए। नंबर 3, बिजनेस के लिए यूज नहीं करना। तो ये तो हो गया सेक्शन नंबर 22 जो कहता है बेसिस ऑफ चार्ज। राइट डाउन सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23, एनुअल वैल्यू। आपने देखा होगा सेक्शन 22 की बेसिस ऑफ चार्ज वाले लाइन के अंदर मैंने वर्ड लिख का नाम यूज किया, एनुअल वैल्यू। नाउ व्हाट इज एनुअल वैल्यू? साल की वैल्यू जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? टैक्स। ये एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम तक पहुंच सकते हैं। सो एनुअल वैल्यू सेक्शन 23। और अब लिखते हैं, राइट डाउन सेक्शन 23(1), एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी।
एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। बच्चों, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट की जाती है? कोई प्रॉपर्टी किराए वाली प्रॉपर्टी है और हमें निकालना है उसका एनुअल वैल्यू यानी साल की वैल्यू, तो कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं GAV। इसमें से माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस किया जाता है? म्युनिसिपल टैक्स। ये माइनस करने के बाद आती है एनुअल वैल्यू। सो GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू एनुअल वैल्यू। हमें यहां पे पहुंचना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यह पता लगाना है कि GAV कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर ये निकलेगा तो ही तो पता चलेगा एनुअल वैल्यू क्या है। तो राइट डाउन हेडिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखो एक बात बताओ, जब मैं प्रॉपर्टी को किराए पर दूंगा तो सिंपली मैं तो बता दूंगा जितना किराया मुझे मिला, या मैं झूठ बोल दूंगा। झूठ भी तो बोल सकता हूं कि भाई मैंने अपने टेनेंट से ये बात कर ली कि तू एक काम कर, तू मुझे जो पैसा देगा ना रेंट, वो मुझे कैश में दियो। किस में दियो? कैश में। क्योंकि अगर तू मुझे कैश में देगा तो मेरी वो इनकम में नहीं आएगा। या फिर अगर मान लो ये 50,000 रुपये का किराया है इधर का, या 60,000 रुपये का किराया है, तो आप उससे ये बात कर रहे हो कि तू मुझे 30,000 कैश में दे दे, 30,000 चेक में दे दे। तो जो यहाँ का लैंडलॉर्ड है वो 30,000 कैश में ले रहा है, इसका मतलब है वो इनकम तो वो शो नहीं करेगा, सिर्फ चेक वाली इनकम को शो करेगा। बोलो हाँ या ना? तो वो ये शो करना चाहता है कि मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी है 30,000 रुपये, और जबकि पता चल रहा है गवर्नमेंट को कि आसपास सारी प्रॉपर्टीज जो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेशन में 60 से लेकर 70,000 के किराए पर हैं, तो भाई तेरा किराया 30,000 रुपये कैसे हो सकता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए गवर्नमेंट तुम्हारी बताई हुई वैल्यू पर विश्वास नहीं करता। इसलिए गवर्नमेंट 4 वैल्यूज के साथ कंपेयर करता है। कितनी वैल्यूज? 4। तो जो आपकी बताई हुई वैल्यू है उसको 3 वैल्यूज के साथ और कंपेयर करके 4 वैल्यू हो गई टोटल। उन 4 वैल्यूज का कंपैरिजन करने के बाद जाके हम पहुंचते हैं GAV पर, जिसमें से हमारी पहली वैल्यू है म्युनिसिपल वैल्यू। पहली वैल्यू लिखें म्युनिसिपल वैल्यू। इसका मतलब मैं अभी लिखवाऊंगा, मैं पहले सीधा बता देता हूं कौन कौन सी वो 4 वैल्यूज हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, एक होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आसपास का रेंट। थर्ड इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। फोर्थ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो बेसिकली हम अपनी एक्चुअल रेंट रिसीव को इन तीनों से कंपेयर करेंगे। और वो कैसे करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू को पहले फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। हायर अमाउंट को हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर। ये जो लोअर अमाउंट आएगा इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट, कि एटलीस्ट ये रेंट तो मिलना चाहिए। और फिर इस विच एवर इज लोअर अमाउंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, विच एवर इज हायर। सो बेसिकली पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। और फिर विच एवर इज लोअर को कंपेयर किया एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर। ये जो कंपैरिजन करने के बाद जो हायर अमाउंट आया इसको बोलते हैं हम GAV। क्या बोलते हैं? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये कंपैरिजन ऐसा क्यों किया जा रहा है और ऐसा ही क्यों किया जा रहा है, तो ये चीज समझने के लिए पहले आपको मीनिंग समझना होगा कि ये वैल्यूज हैं क्या क्या।
लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी decided by municipal corporation of the state। जैसे दिल्ली में एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। एमसीडी की वेबसाइट पे जाओ, आपको पता चल जाएगा आपकी इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। मेरी बात समझ में आई? आपको हर प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चलेगी। ऑब्वियसली नॉट अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज यू प्रोवाइड। आपकी फैसिलिटीज एमिनिटीज को नहीं देखेंगे वो, तो क्या प्रोवाइड देखेंगे? सिर्फ प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यू दे देंगे जो इस लोकेशन में। आपको ये नहीं, अभी नहीं पता आपको? आपने पता है हाउस टैक्स कैसे जाता है गवर्नमेंट को? नहीं। आपको पता है आपको दिल्ली को 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, डी और ई, 5 कैटेगरीज में। तो हाउस टैक्स भी जो जाता है, जो जितने ज़्यादा महंगे एरिया होंगे, समझ गए, तो ऑब्वियसली वहाँ का हाउस टैक्स ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ का एरिया भी डेवलप दिखता है आपको। ठीक है। सो कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई, 5 कैटेगरीज में घरों को, लोकेशंस को डिवाइड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से स्क्वायर फीट के हिसाब से क्या दी जाती है? वैल्यू। वो जो स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यू होती है, वो 2 तरीके की वैल्यू होती है। एक होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, जब उसको बेचते हैं तो वो काम आती है, उसको बोलते हैं वाइट मनी, सर्कल रेट। एक होती है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं, प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। क्या वैल्यू बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। सो ये वो वैल्यू होती है जब अगर आज आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या डिसाइड करती है कि इस प्रॉपर्टी की कितना रेंट मिलना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर दिल्ली स्टेट का बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डिसाइड करती है कि कितना वैल्यू इसका मिलना चाहिए था, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? फेयर रेंट, यार ये अच्छी बात नहीं है बेटा, नींद आना अच्छी बात नहीं है। ये तू अपने आप को तो खराब कर ही रहा है, बाकियों को भी आसपास भी खराब कर रहा है। ये जो तेरी आंखों में नींद आ जाती है ना, ये चीज़ सही नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऐसे बच्चे मैंने नहीं देखे जो ऐसे हर 2-2 मिनट बाद ऐसे बनाते हैं, और इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं देखे। नहीं यार, ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम बार बार मेरे को बोलना पड़ता है ये चीज़, मुझे बार बार बोलना ना अच्छा नहीं लगता। मेरी क्लास में या तो तुम आंखें खोलने की कोई गोली खा के आया करो, वरना मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता, सच बता रहा हूँ। ऐसी कोई लोरी तो मैं गा नहीं रहा। ये कोई वो थोड़ी ना है कि कोई बहुत अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कि यार आंखों में, अरे यार मुझे तो नींद आ रही है यार, अरे ये कोई अच्छा, इससे क्या हो रहा है? इससे कोई प्राउड फीलिंग लग रही है? ये प्राउड फीलिंग है, नींद आ रही है, या ये मज़ा आ रहा है इस बात के लिए, या लोगों को हंसी आती है इसलिए मज़ा आता है? ये चीज़ अच्छी नहीं है। लिखो फेयर रेंट। सो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट ने जो वैल्यू डिसाइड करी उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट लिखो। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी in similar location
इज कॉल्ड एज फेयर रेंट। सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेशन में जो रेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। तो आज अगर मैं अपने आसपास की प्रॉपर्टी को देखूं तो वो प्रॉपर्टी का जो किराया होगा दैट इज कॉल्ड एज फेयर रेंट, क्योंकि रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। आपकी जो साइज ऑफ प्रॉपर्टी है सिमिलर लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज आसपास होंगी दैट इज कॉल्ड, उनका जो रेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज फेयर रेंट। नंबर 3 और क्या लिखा था? स्टैंडर्ड रेंट। राइट डाउन स्टैंडर्ड रेंट। The maximum rent which can be recovered from the tenant under a dispute तू खड़े हो जा यार, यहां से खड़े हो, वहां जा, जल्दी आ। The maximum rent which can be recovered from the tenant under a dispute as per Rent Control Act। तो रेंट कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर कल को लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो कितना रेंट मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हैं, ये बात लिखी गई है रेंट कंट्रोल एक्ट में। रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई एक्ट का ईयर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हर साल आता है। हर साल रेंट को क्या किया जाता है? रिवाइज, और हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट में बात करो, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, हरियाणा चले जाओगे तो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है, यूपी चले जाओगे तो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो हर स्टेट का क्या है? अलग रेंट कंट्रोल एक्ट। इसमें लिखा जाता है कि कर को कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कोर्ट में केस जा रहा है, तो मैक्सिमम रिकवरी कितनी की जा सकती है? किससे? टेनेंट से, अंडर अ डिस्प्यूट। तो कितना रेंट रिकवर किया जा सकता है? वो रेंट का इसके अंदर डिस्प्यूट के अंदर सेटलमेंट दी जाती है, और वो जो होगा चाहे वो 70% हो, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 30% हो, चाहे वो लोकेशन वाइज वो लोग क्या करते हैं? डिवाइड, कि इतना रेंट रिकवर कर सकते हो। कह रहे ऐसे केस में जितना भी रिकवरी पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोलते हैं? ये देखो, अब ये 4 वैल्यूज को ध्यान से देखो फिर से। मैंने बोला म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू हो गई एमसीडी वाली, फेयर रेंट हो गया आसपास का, विच एवर इज हायर। उस हायर वैल्यू को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड तो वैसे भी कम ही होगा क्योंकि ये तो वो मिनिमम रेंट है जो आपको रिकवरी मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे कम इनमें से यही होना चाहिए, इसीलिए इसको कंपेयर करने के बाद विच एवर इज लेस लेना है, और उस विच एवर इज लेस को गवर्नमेंट क्या कह रही है? एक्सपेक्टेड रेंट। कह रहा है इतना तो मिलेगा ही भाई, किसी भी हाल में, मरे से मरे हाल में एक्सपेक्टेड रेंट तो मिलेगा ही, इतना तो मिलना चाहिए था। पर अगर तुम्हारा इससे भी कम है रेंट तो हमें तुम्हारा ये झूठ लगता है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेंगे। क्या लेंगे? हायर। हायर मतलब समझ गए ना, यहां पर एक्चुअल रेंट अगर मान लो एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम है तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड, उस बेसिस पर उसको के ऊपर क्या लगा देंगे? टैक्स, क्योंकि विच एवर इज हायर लेना है आखिरी में। तो सबसे पहले कंपैरिजन क्या करना है? एमडी और एफआर, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू जो गवर्नमेंट ने दी, डिक्लेयर करी, एमसीडी वालों ने, फेयर रेंट होता है आसपास का रेंट, विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो वो वाला रेंट जो है विच एवर इज लेस कंपेयर करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड। उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव किया, विच एवर इज हायर, और वो हायर जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अब अगर क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू ना दिया हो, राइट डाउन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट नंबर 1, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट म्युनिसिपल वैल्यू। अगर म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मान लेंगे बेटे? नील मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नील। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फेयर रेंट के बारे में, किसके बारे में? फेयर रेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इसको भी नील मान लिया और स्टैंडर्ड रेंट भी अगर साइलेंट हो उसको भी नील मान लिया तो भाई साहब फिर तो एक्चुअल रेंट जो होगा वही आंसर होगा, और वो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। तो फेयर रेंट में हम लोग एक फॉर्मूला लेंगे, एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप। तो ये एक फॉर्मूले से हमारा पूरे साल का फेयर रेंट आ जाएगा, जो कि कम से कम एक्चुअल रेंट के कंपैरिजन में तो आ ही जाएगा। एक्चुअल रेंट भी तो यही होगा, सिर्फ फर्क ये हो सकता है एक्चुअल रेंट मुझे 11 महीने का मिल रहा हो, पूरा 12 महीने का ना मिला हो। फेयर रेंट पूरे साल का ही लेना है अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं? प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर ये प्रैक्टिकली कब यूज होती है? जब एओ आता है मिलने के लिए आपसे। कौन आता है? एओ। एओ कौन है? असेसिंग ऑफिसर। जब वो आपसे हेलो हाय बोलने आता है ना, तब वो जब, अच्छा वो कब आएगा? जब उसको शक लगेगा कि तुम लोगों ने मार्केट रेंट से कम रेंट दिखा रखा है। जब उसको पता चलती है कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, जब उसके पास रिटर्न जाती है, वो प्रॉपर्टी चेक करता है कि यार ये प्रॉपर्टी इस एरिया में, अरे ये प्रॉपर्टी का इतना, यहाँ पर तो किराया इतना तो मिनिमम होना चाहिए था। तो अगर उसका रेंट वाकई में बहुत कम दिखता है तो फिर वो आपको हेलो हाय बोलने आएगा, और जब वो बोलने आएगा तो वो कुछ तो लेके जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है, आपसे देखा जाएगा इधर उधर का म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, एफआर क्या है, एसआर क्या है। ये तीनों चीज़ें कंपेयर करेगा, हायर लोअर हायर करके जीएवी फाइंड आउट करेगा। ये कौन करेगा? एओ करेगा। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट कह रहा है, आप सबको बोल रहा है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, बट आपको कहाँ है नॉलेज? तो आप लोग क्या करोगे? जितना एक्चुअल रेंट होगा उसी बेसिस पर गवर्नमेंट को क्या दोगे? टैक्स। तो एक्चुअल में नॉर्मली एसएससी जो आईटीआर भरते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, वो लोग क्या करते हैं? वो ये सब चीज़ें थोड़ा ना देखते हैं। अबे छोड़ो, जो एक्चुअल रेंट रिसीव है वही होगा हर हाल में, बोलो हाँ या ना। बट गवर्नमेंट ने बोला इन रूल्स का फॉलो करो, लोग नहीं फॉलो करते हैं। जब एओ को शक लगता है तब वो आता है, और उसके बाद फिर असेसमेंट होती है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड रेंट अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो नील नहीं मानना बेटा। क्या मानना है? नॉट एप्लीकेबल। क्या मानना है? नॉट एप्लीकेबल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील एंड नॉट एप्लीकेबल? तो इसका मतलब है अगर मैं स्टैंडर्ड रेंट को नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूं तो म्युनिसिपल वैल्यू एफआर जो विच एवर इज हायर आएगा, उस हायर को कंपेयर सीधा एक्चुअल रेंट के साथ करूंगा विच एवर इज हायर। लोअर का चक्कर ही खत्म, क्योंकि लोअर का चक्कर किसके साथ था? स्टैंडर्ड रेंट के साथ था, और स्टैंडर्ड रेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी वो लाइन। समझ में आ रही थी बात? क्या मेरी बात समझ में आती है? आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर सुमित ओन्स 4 हाउसेज इन दिल्ली। कितने घर हैं? 4 घर हैं। डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। हाउस 1, हाउस प्रॉपर्टी जब खुलेगा तो देख ले, फटाफट खोल। मिस्टर सुमित के पास 4 घर है। हाउस 1 की बात हो रही है, MVFR SRAR। अच्छा, इस चीज़ का भी ध्यान देना, अगर आप हायर लोअर हायर याद रखते हो तो आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना पड़ेगा। पता चले सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो हायर लोअर हायर सब बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो MVFR SRAR यही होना चाहिए। सो MV और FR विच एवर इज हायर, 20 और 24 विच एवर इज हायर, 24 और 16 विच एवर इज लेस, 16 और 18 विच एवर इज हायर, 18 हो गया GAV। फिर इसके बाद 24 और 24 विच एवर इज हायर, 24 और 24 विच एवर इज लेस, 24 और 36 विच एवर इज हायर, 36 और 40 विच एवर इज हायर, 40 और 50 विच एवर इज लेस, 40 और 48 विच एवर इज हायर, 42 और 42 विच एवर इज हायर,
42 को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 36 का, विच एवर इज हायर। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते है ना, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होती है, तो जीरो से ही होती। तो ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिस्टर रंजीत ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है 1,45,000, फेयर रेंट दे रखा है 136, स्टैंडर्ड रेंट दिया 124। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी किराए पर गई है। द रेंट बीइंग 8,000 पर मंथ अप टू November 15 एंड 14,000 पर मंथ देयर आफ्टर। आगे लिखा द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय रंजीत टू सुमित ड्यूरिंग द डेट January 31, 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपने 31 जनवरी को ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, सोल्ड कर दी, बेच दी। तो बेच दी तो आप अगर किसके लिए इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, रंजीत के लिए, तो रंजीत के लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए, रंजीत तो प्रॉपर्टी का मालिक कितने टाइम के लिए था, 2 महीने। छाप पड़ी के 10 महीने। तो रंजीत प्रॉपर्टी का मालिक रहा 10 महीने। तो 10 महीने के लिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे, एमवी पूरे साल का ले लूं, एफआर पूरे साल का ले लूं, एसआर पूरे साल का ले लूं, नहीं समझे। अरे नलायक को दिमाग लगाओ, ये दिमाग को यूज कर। 10 महीने है, अरे तो रिएक्शन नहीं आता ना, रिएक्शन ऐसे होता है, ये तो ऐसे बैठी होती है। मैं कहा समझ में आ रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है, पता नहीं कोई रिएक्शन होता है ना, एक्सप्रेशन होता है, बच्चों का एक्सप्रेशन होता है। अब ये बच्चे मेरे को दिखते हैं कि हाँ हाँ ये बच्चे दिख रहे हैं मुझे हाँ बोलते हुए, ये एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशनलेस। चलो इधर बताओ, मैं ये बोल रहा था, एक बहुत ही बेसिक सवाल किया था आपसे कि अगर रंजीत की इनकम मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो रंजीत प्रॉपर्टी का कितने टाइम के लिए मालिक है, 10 महीने। तो सारा कुछ 10 महीने के लिए हिसाब से तो निकालेंगे, कंपैरिजन का बेसिक तभी तो सही बनेगा। सो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू मुझे दे रखा है ऑलरेडी, कितना टाइम, कितना दिया हुआ है, ये 12 महीने का है बच्चों। मुझे इस 12 महीने को कन्वर्ट कर देना चाहिए कितने महीनों में, 10 महीनों में, क्योंकि मैं रंजीत के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं ना। तो 12 महीने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 145। 10 महीने के लिए बता दो कितना आया, 1,20,120, 120,833 ये आ रहा है। फिर इसके बाद फेयर रेंट निकाला, फेयर रेंट कितना है, नहीं 12 महीने का कितना है, और 10 महीने का, अब देखो मुझे पता है ये कंपैरिजन मेरे को करना है, तो मैं क्या करूंगा, हायर ऑफ द टू लूंगा। क्या लूंगा, हायर ऑफ द टू। तो यहां पर 3 क्या लिख रहा हूं मैं, हायर ऑफ 1 and 2। ये प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे ही होगी, प्रेजेंटेशन आपकी वैसे नहीं होगी, वहां से हायर लोअर हायर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, समझ गए। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड हायर ऑफ 1 and 2 क्या आएगा बताओ, 120,833। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या चाहिए आपको, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 1,24,000। अच्छा 10 महीने में कन्वर्ट कर दो, कितना है यहाँ, पॉइंट नंबर 5 क्या करेंगे, लोअर ऑफ 3 and 4, लोअर ऑफ 3 and 4 कितना आया, 103,333। पॉइंट नंबर 6 एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, 95,000 है 10 महीने का।
सीधा 10 महीने का ही दिया हुआ है 95,000। लास्ट में क्या करना है हमें? हायर ऑफ 5 एंड 1,03,333। हाँ जी, डन। Write down next concept, unrealized rent. Unrealized rent. Under this, write down if rent for any particular period has not been received from tenant, then such rent is called as unrealized rent. यार ये बात तो सही है। बैड डेट यही तो हुआ कि भाई जो रेंट आना था वो रेंट अगर मुझे रियलाइज नहीं हुआ, रिकवर्ड नहीं हुआ, तो क्या बन गया वो मेरा बैड डेट। सो इफ रेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, देन सच रेंट इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेंट। अब क्या तुम्हें अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना भाई। तुम्हें उसका क्या मिलना चाहिए? बेनिफिट मिलना चाहिए कि भाई उतना पैसे का क्या मिल जाए? डिडक्शन मिल जाए। सो राइट डाउन such unrealized rent is deducted from annual rent to find out actual rent received. एक्चुअल रेंट में से अगर हम लोग एनुअल रेंट में से साल का रेंट जो होगा उसमें से अगर मैं अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना पैसा मुझे मिलेगा मैं तो वही उसी पे टैक्स दूंगा ना गवर्नमेंट को। बट इसके लिए कुछ रूल्स हैं। गवर्नमेंट कहता है इसके कुछ रूल्स हैं। राइट डाउन रूल्स फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब ये रूल्स अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नंबर 1, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड मतलब आपका जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल एग्रीमेंट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेंट द प्रॉपर्टी
or steps has been taken to compel him to vacate the property. या तो जो किराएदार ने आपको प्रॉपर्टी का पैसा नहीं दिया तो आप उसको क्या, उसकी आरती उतारोगे? क्या करोगे? उसको धक्के मार के निकलवाओगे ना उससे, चल भाई निकल यहां से। तो डिफॉल्टिंग टेनेंट मस्ट हैव वेकेंट द प्रॉपर्टी, या तो उसने प्रॉपर्टी वकेट कर दी हो, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेंट, वेकेट होना चाहिए था, इसको लिखना वेकेट लिखना, ये वर्ड वेकेट होगा, VACATE, vacate the property. Defaulting tenant has vacate the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. या फिर आपने कुछ स्टेप्स लिए, लीगल एक्शन लिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट। नंबर 3, डिफॉल्टिंग टेनेंट is not in occupation of any other property of assessee. Defaulting tenant is not in occupation of any other property of assessee. तो डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है ना वो आपकी कोई और प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। भाई वो तो डिफॉल्टर है ना, किराया दिया नहीं है, उसको आपने यहाँ से निकाल के जिस प्रॉपर्टी में उसने किराया नहीं दिया आपने दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दिया, ये कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट कह रहा है वो बंदा डिफॉल्टर है तो उसको तुमने रखा क्यों हुआ है? बोलो हाँ या ना। ना ही वो तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी में होगा, ना ही किसी भी प्रॉपर्टी में होगा, बोलो हाँ या ना। सो डिफॉल्टिंग टेनेंट मस्ट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। और नंबर 4, लास्ट पॉइंट, assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceedings for the recovery of unrealized rent or satisfies the AO that legal proceedings would be useless. चौथी शर्त यह है कि आप या तो एओ को यह सेटिस्फाई कर दो कि उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो खुद वकील है, या फिर वो जज है, या फिर वो कुछ ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है कि उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने का कोई फायदा है नहीं। सो लीगल एक्शन लेने का कोई फायदा है नहीं। एओ को ये सेटिस्फाई करा दो, एओ को ये सेटिस्फाई करा दो, एओ को ये, समझ गए? एओ को सेटिस्फाई कैसे कराओगे? सो एओ को सेटिस्फाई कराना है दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। एओ अपनी स्टेटमेंट दे देगा कि उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का कोई फायदा है नहीं, और आप समझ ही सकते हो। सो असेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स, असेसी ने सारी स्टेप्स लिए हैं, यानी लीगल एक्शन लिया, गुंडे बदमाश, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर तरह का काम करने की कोशिश करी, पहले समझाया, फिर पैसे दे के भगाया, फिर दंड भी दिया, मतलब पुलिस वालों को भी बुलाया और पुलिस वालों से पहले गुंडे बदमाश भेजे, ठीक है। सब कुछ करने के बाद भी वो बंदा नहीं गया वहाँ से क्योंकि वो उससे भी बड़ा बदमाश था। तो इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको डिडक्शन तभी देंगे जब आप एओ को सेटिस्फाई कर दो कि यस उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं। 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। नंबर 2, खाली कर देनी है तो आप ऑब्वियसली वो डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, किसी और प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। नंबर 4, एओ को सेटिस्फाई करा दिया कि उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है।
तो कह रहा है अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन देंगे। कैसे देंगे? एक्चुअल रेंट में से, एनुअल रेंट में से अनलाइज रेंट क्या हो जाएगा, माइनस। यस और नो? जो एनुअल रेंट होगा ना साल, जो आखिरी में लिखते हैं ना फोर्थ लिमिट, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? बट एक इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये कि आप फोर्थ लिमिट तो कम करते जा रहे हो, बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है तो फायदा ही नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। सही बात यह है कि अनलाइज रेंट का फायदा तभी होगा जब एक्सपेक्टेड रेंट पहले से कम हो और एनुअल रेंट क्या हो, ज्यादा हो। अगर एनुअल रेंट ज्यादा है और उसमें से अनलाइज रेंट माइनस होता जा रहा है तो आपको फायदा है कि आपका टैक्स बच रहा है। बट अगर ऑलरेडी एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कम आ रहा है और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है तो तुम जितना मर्जी कम करते जाओ, अल्टीमेटली तो विच एवर इज हायर लेना है ना। नहीं समझ में आई? सो ये चार बातें समझ में आती हैं, चारों पॉइंट्स कवर होते हैं तो आप क्या करोगे, डिडक्शन आपको मिलेगी। राइट डाउन एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट, उसका नाम है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या डिफरेंस है दोनों में? अनरियलाइज्ड रेंट क्या है कि भाई रेंट नहीं आया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, जितने टाइम के लिए वो खाली है उसका जो रेंट मैं कमा सकता था बट मैंने कमाया नहीं, मैं उसको क्या बोलूंगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ या ना भाई? अगर यही प्रॉपर्टी किराए पे जाती तो मेरे को कुछ रेंट मिलता ना, तो ये मेरा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, इस लॉस ड्यू टू वैकेंसी का भी डिडक्शन मिलना चाहिए। इस पर टैक्स दूंगा क्या मैं? नहीं। पर देखो एमवी पूरे साल का, एफआर पूरे साल का, एसआर पूरे साल का, एआर उतने टाइम का जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ। तो फिर दिक्कत तो ये है, हायर लोअर हायर की वजह से मुझे तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो क्या लॉस ड्यू टू वैकेंसी का गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देता है? तो गवर्नमेंट बेनिफिट देता है। आओ लिखते हैं, राइट डाउन। इफ लेट आउट प्रॉपर्टी remains vacant for certain period of the year, then the rent of such period is called as loss due to vacancy। राइट डाउन रूल्स फॉर लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये ध्यान से सुनना, रूल्स फॉर लॉस ड्यू टू वैकेंसी। फर्स्ट, इफ AR मतलब एक्चुअल रेंट, इफ AR इज लेस देन ER ड्यू टू expected rent, ER expected rent due to loss due to vacancy, then AR shall be treated as DAV। बताओ इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे पता चलेगा कि AR कम है लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से? हाँ
बेटा किसको प्रूव करना है? मेरे को तो अब रिटर्न में शो करना है। लैंड वेकेंट कैसे शो करूंगा? ये देखो नहीं ऐसे नहीं, वो ठीक है तुमने बोला सही है, वो तो तुमने लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, वो सही बोला। ये देखो MV, FR, SR और AR, ध्यान से सुनना। MV है मान लो 6 लाख, FR है मान लो 8 लाख, SR है मान लो 5 लाख, और जो AR है ना, AR एनुअल रेंट, वो है मान लो 6 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए की लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। तो कितना आएगा? ध्यान से अब जरा अंग्रेजी को पढ़ो। इफ AR, लेस देन अच्छा ER निकाल लेते हैं, पहले ER निकाल लेते हैं। 6 और 8 विचएवर इज हायर, 8 और 5 विचएवर इज लेस, तो 5 है ER। क्या मेरी बात समझे? 5 है ER। अब जरा अंग्रेजी पढ़ो। इफ AR इज लेस देन ER ड्यू टू लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ऑफ वैकेंसी, अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से AR कम आ रहा है तो AR को GAV लेंगे। जबकि हम लोग आखिरी वाले पॉइंट में क्या करते हैं? विच एवर इज हायर करते हैं नहीं करते हैं? बट गवर्नमेंट कहता है हम तुम्हें लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना चाहते हैं, हम तुम्हें लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? अगर AR को ही GAV मान लें, क्योंकि AR ER से कम आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये देखो, और ये कैसे पता चलेगा AR ER से कम जो है वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर AR, सुनो यार सुनो, हंसो मत, AR अगर 6 लाख होता, AR अगर 6 लाख होता, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करता, तो क्या होता? तो AR ज्यादा आ रहा होता। जैसे ही 2 लाख माइनस किया, AR क्या हो गया? ER से कम हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम हुआ है? अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं होता तो क्या AR कम होता? क्या AR कम होता? नहीं होता। AR कम हुआ है किस रीजन की वजह से? और लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना चाहती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर AR ER की लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है तो हम लोग AR को ही क्या ले लेंगे? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकेंड, अच्छा इफ AR, यहाँ तो कह दो पेपर के टाइम पे तबीयत खराब हो। ये किसने बोला था? मैं नहीं बोला था। तूने ऐसे ही बोला था? समझ लो भाई, अगर ये पेपरों के बाद यही रीजन दे तो समझ लेना। इफ AR इज लेस देन ER ड्यू टू एनी अदर रीजन, then ER shall be treated as GAV after deducting loss due to vacancy from it. अगर AR ER से कम आ रहा है, उसका रीजन ड्यू टू एनी अदर रीजन है, मतलब लॉस ड्यू टू वैकेंसी रीजन नहीं है, कोई और रीजन से है। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल देखो, म्युनिसिपल वैल्यू पहले कितना लिखा था? 6, तो 6 लाख रुपए का म्युनिसिपल वैल्यू है। FR है 8 लाख, SR है 5 लाख, और AR है कितना था? तो AR जो है वो है मान लो इस बार 4 लाख। AR क्या मान लेते हैं? 4 लाख। 2 लाख रुपए का लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। फिगर्स चेंज करनी है ना मैंने, तो फिगर्स अब चेंज कर दी है। AR कितना है साल का? 4 लाख, उसमें से 2 लाख का क्या है? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? अब बताओ, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लेस, तो ER कितना है? अब आपको ये चेक करना है कि AR पहले से कम, AR कम है, ये तो कंफर्म है, पहले से कम है या बाद में कम हुआ? पहले से कम है। तो पहले से कम हुआ
अगर पहले से कम है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम तो नहीं हुआ ना, वजह देखनी है हमें, वजह क्या लॉस ड्यू टू वैकेंसी है? नहीं। तो अगर वजह लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है तो हम ईआर को जीएवी उठाएंगे। यार देखो, अगर वजह लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है तो इसका मतलब है कोई और रीजन क्या हो सकता है? आपने रेंट जान के कम बताया, तो अगर वो बेनिफिट भी आपको दे दिया तो फिर तो क्या हो जाएगा? फिर तो टैक्सेबल वैल्यू कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता ना वो चीज। गवर्नमेंट कह रहा है हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी का तो बेनिफिट देना चाहते हैं, बट किसी और चीज का बेनिफिट क्यों दें? सो एआर अगर पहले से कम है तो हम इसको नहीं उठाएंगे, हम इसको उठाएंगे नहीं। फिर किसको उठाएंगे? ईआर। और ईआर में से, यानी ईआर कितना था? 5 लाख ना, इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितनी थी? 2 लाख, यानी जीएवी कितना आएगा? क्या मेरी बात समझ में आई? वो लॉस जो है वो उसमें से माइनस करके हम लोग जीएवी बता देंगे कितना है। क्या ये रूल समझ में आया? आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट चाहिए था, मिल गया। यस और नो एवरीवन? क्योंकि अगर मैं विच एवर इज हायर वाला रूल भी देखूं तो उस हिसाब से 5 लाख पे टैक्स देना पड़ता, बट आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना था इसलिए माइनस करवा दिया। उस 5 लाख में से 2 लाख माइनस करके आपको 3 लाख पे टैक्स देना है। सही तो है? रूल नंबर 3, इफ एआर इज हायर देन ईआर, अभी तक एआर लेस की बात कर रहे थे, अब अगर एआर ज्यादा हो ईआर से, इवन आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, इवन आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करने के बावजूद एआर ज्यादा आ रहा है, देन जीएवी क्या लें? इसमें कोई डाउट है? यार लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना था, आपका एआर ऑलरेडी हायर आ रहा है ईआर से, तो वैसे भी विच एवर इज हायर ही लेना होता है, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करने के बावजूद भी एआर ज्यादा आ रहा है तो एआर को ही लो ना जीएवी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो माइनस कर दिया, वो तो बेनिफिट ले ही लिया आपने। बोलो हाँ या ना? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपका एमवी है 6 लाख, आपका एफआर है 8 लाख, आपका एसआर है 5 लाख, और आपका एआर है, आपका एनुअल रेंट है साल का कितना? मान लेते हैं 10 लाख। कितना है? माइनस 2 लाख रुपए की लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो कितना बना? 8। विच एवर इज हायर 8, विच एवर इज लोअर 5, तो ईआर तो है 5। अब एआर लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर चुके हैं हम लोग, अभी भी एआर ज्यादा आ रहा है, तो ले लो ना इसी को जीएवी। बोलो हाँ या ना? क्या ये तीनों रूल समझ में आए सबको? क्या ये तीनों रूल समझ में आए? एक बार रिवाइज करो फिर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। रिवाइज करना है, लर्न नहीं, सिर्फ रीड करके समझना है, दिमाग में डालना है, याद करने से कुछ नहीं होगा। अभिषेक, चीज क्लियर हो गई बेटा? रूल समझ में आ गए अभिषेक? फर्स्ट वाला में ये है,
फर्स्ट वाले में ये है कि अगर AR ER से कम आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो AR को हम लोग GAV मान लेंगे, क्योंकि लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट देना था और वो दे दिया। हमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट चाहिए, मतलब हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं हम उस पर टैक्स नहीं देंगे। तो AR अगर AR ER से कम आ रहा है और उसका रीजन लॉस ड्यू टू वैकेंसी ही है, जैसे ही लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऐड करते हैं AR ज़्यादा हो जाता है, और AR की वजह से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करते हैं AR कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से AR कम है, तो ऐसे केस में AR को ही GAV लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर अभिषेक? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द GAV इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। म्युनिसिपल वैल्यू मैं आपको एक घर करके दिखा रहा हूं, बाकी के घर आपने करने हैं। चेक करो। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। आपको MB दे रखा है बेटा, कितना दिया है? 140। MB दिया है 140, FR कितना दिया है? SR कितना दिया है? और AR कितना दिया है? AR दिया है 168 एनुअल रेंट, जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट तो माइनस करोगे ही करोगे। वो तो रूल में ही, वो तो पहले से ही बता दिया था। हम यही मान के चलेंगे कि वो जो रूल्स है 4 वाले, वो वाले जो 4 रूल्स थे वो पूरे हो रहे हैं, तो 14 तो माइनस करना ही है। सो वो माइनस कर दो। AR 168 था ना, इसमें से पहले तो 14 माइनस कर दो, कितना बचा? 154। और इस 154 में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी देखो कितनी है? 7। कितना आया? 147। अब बताओ विच एवर इज हायर, विच एवर इज लेस। तो ER क्या आ गया? 142। ER क्या आ गया? 142। अब हमें रूल चेक करना है कि कौन सा रूल लग रहा है। क्या AR कम है? AR ज्यादा है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। तो कौन सा रूल लग गया? रूल नंबर 3। AR पहले से ही ज्यादा आ रहा है लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करने के बावजूद। सो मेरा आंसर क्या रहेगा? 147 GAV। हाँ या ना? चलो करो फटाफट बाकी के 4 घर भी इसी तरीके से। हाउस भी हो गया बेटा? सारे हो गए? करो करो। सारे हो गए? 5। क्वेश्चन नंबर 4, 5 होमवर्क। 4 और 5 होमवर्क। इसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई घर नहीं हुआ तो CDE। आज के लिए इतना ही करते हैं। 4, 5 होमवर्क करके आना अगली क्लास।